सचिवालय में सुबह 11 बजे होगी धामी कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर। जोशीमठ आपदा प्रभावितों की भूमि के मुआवजा राशि पर भी फैसला संभव। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का हुआ आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। कहा, योग हमारे प्रदेश का प्राचीनतम परंपरा। योग और वेलनेस केंद्रों के विकास के लिए सरकार लगातार कार्यरत। रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों से मिले राज्यपाल गुरमीत सिंह। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन कार्यों के बारे में ली जानकारी। 125 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना का 37% काम पूरा। खटीमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक बाइक चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से चोरी की 22 बाइक जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत देहरादून से, जहां धामी कैबिनेट की बैठक आज होगी। बता दें, सचिवालय में सुबह 11 बजे सीएम की बैठक शुरू होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट फैसला लेगी। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के भूमि मुआवजा रेट पर इस बैठक में मुहर लग सकती है। विधायक निधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी फैसला हो सकता है। शराब और खनन के संशोधित नियमावली पर भी निर्णय लिया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक आज धामी कैबिनेट की होने वाली है। सचिवालय में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट फैसला लेगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, किन मुद्दों पर आज चर्चा होगी? देखिए, बिल्कुल वैष्णवी, आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। तकरीबन 11 बजे सचिवालय में ये बैठक शुरू होगी और कह सकते हैं कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण ऐसे प्रस्ताव है जिस पर आज कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। जिस तरीके से हमने पिछली कैबिनेट में देखा था कि सरकार की तरफ से जो जोशीमठ में आपदा प्रभावित है उनके लिए तमाम जो एक तरीके से मुआवजा राशि है सरकार की तरफ से तय किया गया था, लेकिन उसी कैबिनेट में कहीं ना कहीं जो भूमि को लेकर के जो नए सर्किल रेट हैं वो एक तरीके से लाए गए थे। कैबिनेट ने उस पर अपनी मोहर लगाई थी, जिसके बाद अगले दिन से उसको लागू कर दिया गया था। तो माना यह जा रहा है कि जिनके पास भूमि है, यानी कि उनकी जो भूमि के सर्कल रेट जिस तरीके से रिवाइव हुए हैं 3 साल बाद, तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज कैबिनेट में जोशीमठ जो आपदा के प्रभावित लोग हैं जिनकी भूमि को लेकर के जो मुआवजा रेट है वो आज तय हो सकते हैं। कैबिनेट उस पर अपनी मोहर लगा सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से खनन और आबकारी नीति में कुछ संशोधन के साथ जो है कैबिनेट में आज प्रस्ताव आ सकते हैं, जिसमें सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि आबकारी में कहीं ना कहीं सरकार जो है शराब के दामों में जो है वृद्धि कर सकती है। 15% तक की ये वृद्धि हो सकती है, जिस तरीके का अंदेशा लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ खनन को लेकर भी कुछ संशोधन एक तरीके से किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर जब अगर देहरादून में जब शीतकालीन सत्र हुआ था तो उस समय कहीं ना कहीं विधायकों ने ये मांग उठाई थी कि जो विधायक निधि है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि विधायक निधि का जो विकास के काम में के लिए लगाई जाती है उसमें जिस तरीके से जीएसटी लगाया जा रहा है तो उस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार विधायक जो है उस तरीके से काम नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसे में विधायक निधि में जो है बढ़ोतरी की जानी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने उस समय आश्वासन दिया था, तो माना जा रहा है कि आज कैबिनेट उस पर भी चर्चा कर सकती है, अपना फैसला ले सकती है कि जो विधायक निधि है उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ और भी अन्य प्रस्ताव हैं, विभागों के से जुड़े हुए तमाम मसले हैं। गैरसैंण में जो बजट सत्र होना है उसमें राज्यपाल का जो अभिभाषण होगा, क्योंकि कल अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक की थी जिसमें तमाम विभागों को ये निर्देश दिए गए थे कि अनुपूरक जो अभिभाषण है उसके लिए तमाम जो प्रस्ताव वो तैयार किए जाए। तो माना जा रहा है कि आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है कि राज्यपाल के जो अभिभाषण है उसमें क्या कुछ प्रस्ताव जो है एक तरीके से रखे जाएंगे, और साथ ही साथ अन्य विभागों से जुड़ी हुई जो नियमावली है उस पर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि सत्र आहूत है। तो ऐसे में औपचारिकता के तौर पर कहीं ना कहीं जो ब्रीफिंग है या फिर एक तरीके से जो तमाम जानकारी है वो एक तरीके से नहीं रहेगी, लेकिन कह सकते हैं कि जो तमाम खबरें सामने आ रही है जिसमें कई विभागों से जुड़े हुए तमाम फैसले जो है आज कैबिनेट ले सकती है। बिल्कुल, जोशीमठ को लेकर भी आकाश इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो जोशीमठ के हालात काफी खराब थे, अभी क्या स्थिति फिलहाल विस्थापन को लेकर? देखिए, जोशीमठ के हालातों की बात करें तो सरकार पहले से ही गंभीर है। तमाम जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं, एक्सपर्ट वहाँ पर भेजे गए थे। जो संशोधन अगर हम बात करें जो एक तरीके से वहाँ पर तमाम पहलुओं को जांच रहे हैं, सर्च ऑपरेशन भी किया जाएगा कि किस तरीके से वहाँ पर जोशीमठ को बचाया जा सकता है। तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है।
निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार ने तमाम मुआवजों का ऐलान भी वहाँ पर किया है और आज इस भूमि के रेट को भी लेकर के फैसला जो है कैबिनेट में हो सकता है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं हालात सामान्य है। जिस तरीके की दरारें वहाँ पर देखने को मिल रही थी वो नई दरारें वहाँ पर देखने को नहीं मिली है। कुछ दिन पहले जो एक तरीके से वाटर जो है भूमि से निकलकर एक तरीके से बाहर आ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं दरार आई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं देखने को मिली थी, लेकिन दोबारा से जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसका भी अध्ययन किया जा रहा है कि आखिरकार क्या वजह है कि दोबारा से जो भूमि में जो पानी का रिसाव है वो दोबारा से बढ़ा है, तो उसको लेकर भी अध्ययन किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस समय जो हालात है वो सरकार कहीं ना कहीं तमाम अपनी पहले नजर बनाई हुई है। तमाम वहाँ पर जो टीमें हैं, चाहे एसडीआरएफ की टीमें हों या फिर केंद्र की तमाम टीमें वो काम कर रही हैं और कह सकते हैं कि उन तमाम चीज़ों को लेकर के किस तरीके से जोश पर काम किया जा सकता है। तो सरकार की कोशिश भी है कि पहले लोगों को बचाया जाए और उसके साथ साथ जो मुआवजा है वो एक तरीके से उसको दिया जाए, जिससे कहीं ना कहीं लोग अपना विस्थापन जो है कर सके। बिल्कुल आकाश, चुनाव भी नजदीक है और उसको देखते हुए ये बैठक भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव करीब है, तो उसको देखते हुए इस बैठक में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। सकते हैं कि जिस तरह से बजट आने वाला है तो कोशिश ये रहेगी कि चुनाव से पहले का बजट, अगर हम बात करें उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव नवंबर में होने हैं, अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है नगर निकाय के चुनाव होने और 2024 में आम चुनाव होने, तो सही बात है कि कोशिश सरकार की ये है कि बजट में जो है तमाम जो घोषणा है सरकार की तरफ से वो एक तरह से की जाए। साथ ही साथ धामी सरकार को 23 मार्च को 1 साल का समय पूरा हो रहा है, तो कह सकते हैं कि उसमें भी कोशिश रहेगी कि प्रदेश की जनता को कुछ ना कुछ सौगात जो है राज्य सरकार दे और कि राज्य की जनता को लाभ मिले। और कोशिश ये रहेगी कि बजट सत्र से पहले एक और कैबिनेट हो, जिसमें कैबिनेट में ये चाहे बजट को मंजूरी देनी हो या फिर राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी देनी हो, इन तमाम फैसलों पर जो है मोहर लग सकती है। बिल्कुल आकाश, जैसा कि आपने बताया कि विधायक निधि बढ़ाने के प्रस्ताव भी मुहर लग सकती है, फैसला हो सकता है कि तो क्या कुछ फैसला इसमें आ सकता है विधायक निधि को लेकर या विधायकों से रिलेटेड? के समक्ष जो है विधायकों की मांग थी, जब मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी शीतकालीन सत्र में, तमाम चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी विधायकों ने मुलाकात की थी और अपनी बात बताई थी कि जो इस समय विधायक निधि मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं ये बातें भी निकलकर सामने आ रही है कि जो जीएसटी है उसके जरिए जो है उसमें भुगतान किया जाता है। तो ऐसे में कुछ योजना जो विधायक निधि मिल रही है उसमें से 18% जीएसटी जो है कट जाता है, जिससे कहीं ना कहीं विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास करने में जो है काफी परेशानी आ रही है। तो ऐसे में 2 प्रस्ताव कहीं ना कहीं रखे गए थे कि जिसमें ये कहा गया था कि विधायक निधि को अगर बढ़ाया जाता है तो सही बात है कि कहीं ना कहीं उसका लाभ जो है क्षेत्र की जनता को मिलेगा, और दूसरी तरफ सरकार ये फैसला ले कि जो विधायक निधि जो विकास कार्य को लगाई जा रही है उसमें जीएसटी की जो कटौती है वो की जा सके। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज निश्चित तौर पर कैबिनेट में नजर रहेगी कि किस तरीके से कैबिनेट में चाहे विधायक निधि को बढ़ाने के फैसला हो या फिर जीएसटी का फैसला हो, उन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ फैसला जो है कैबिनेट लेती है। बिल्कुल आकाश, इसके साथ ही शराब और खनन के संशोधित नियमावली पर भी फैसला लिया जा सकता है, क्या कुछ अहम इसमें रहेगा? बिल्कुल, देखिए शराब और खनन की अगर हम बात करें तो सरकार इसमें कुछ संशोधन के साथ जो है नियमावली में परिवर्तन कर सकती है। और जो खबरें निकलकर सामने आ रही है उसमें यह है कि खनन में जिस तरीके से सरकार कुछ फैसले ले सकती है, चाहे रॉयल्टी बढ़ाने की बात हो या फिर स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किस तरीके से मिले उस पर फैसला हो, तो इसको लेकर के फैसला हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम आखिरी की बात करें तो शराब नीति में कहीं ना कहीं बदलाव ये माना जा रहा है कि सरकार इसमें वृद्धि कर सकती है। जो सूत्र हैं बता रहे हैं कि अब 15% तक की जो वृद्धि है वो कहीं ना कहीं हो सकती है। सरकारी कोशिश है कि राजस्व को बढ़ाया जाए और राजस्व लाने की कोशिश लिया जाता है कि जिसमें शराब दामों में 15% तक की वृद्धि हो सकती है। और कह सकते हैं कि इसको लेकर के क्या कुछ फैसला होता है, किस तरीके से क्या वाकई सरकार जो है नए दामों में एक फीसद की अगर बढ़ोतरी होती है तो सही बात है कि सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। लेकिन कह सकते हैं कि आम जो लोग हैं उन पर भी कहीं ना कहीं इस तरीके के जो अगर अधिक भार पड़ता है तो सही बात है कि उसका एक तरीके से नुकसान जो है उनको उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल आकाश, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि कई अहम फैसलों पर इसमें मुहर लग सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश स्थित योग भरत घाट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड देश की संस्कृति राजधानी ही नहीं बल्कि योग और वेलनेस का उत्कृष्ट केंद्र भी है। राज्य सरकार प्रदेश में योग और वेलनेस केंद्रों का विकास करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
योग हमारे प्रदेश की प्राचीनतम परंपरा है। योग के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को देश विदेश में नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व को योग का संदेश दे रहा है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का महत्व और भी बढ़ जाता है। और आगे बढ़ते हैं। सचिवालय में रेल विकास निगम लिमिटेड के चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर ने राज्यपाल गुरमीत सिंह के सामने रेल लाइन कार्यों का प्रस्तुतिकरण दिया। मैनेजर अजीत सिंह यादव और जनरल मैनेजर ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के कार्यों की जानकारी दी। 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में कुल 12 रेलवे स्टेशन है। रेल लाइन में 17 मेन टनल का निर्माण किया जाना है, जिसमें 8 टनल का काम पूरा हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक 37% कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना में सुरक्षा मानकों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरानी पहरी बस स्टैंड मार्ग पर खड़े वाहनों के शीशे अज्ञात लोगों ने तोड़ दिए, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि पिछले 15 दिनों में लगभग आधा दर्जन वाहनों के शीशे तोड़े गए हैं। वहीं हाल ही में एक स्कॉर्पियो वाहन और एक अन्य वाहन के शीशे तोड़े गए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक बदमाशों की पकड़ से कोसों दूर है। हालांकि स्थानीय लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात लोगों के कैमरे में कैद कर लिया है, लेकिन पुलिस की लापरवाही के कारण लगातार वाहनों के शीशे टूट रहे हैं और पुलिस अब तक किसी को भी पकड़ नहीं पा रही है। बारात लेकर लौट रहा एक वाहन 70 फीट गहरी खाई में गिर गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। इस वाहन में 12 लोग सवार थे। घटना जोशीमठ के थैंक गांव के समीप हुई। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और मामला पंजीबद्ध कर जांच कर रही है। प्रदेश के दून अस्पताल में मरीजों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल रहा है, जबकि यह अस्पताल मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है। मरीजों का आरोप है कि अस्पताल में जांच रिपोर्ट भी गलत मिल रही है। वहीं मरीजों को अस्पताल में दवाएं भी समय पर नहीं मिल पा रही है। मरीजों का कहना है कि इसी तरह मरीजों के बिल भी गलत काटे जा रहे हैं। मरीजों ने इसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधन से की है और मांग की है कि अस्पताल में व्याप्त व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, ताकि मरीजों को समय पर और बेहतर उपचार मिल सके। सर, मैं ना रात में गिर गया था फ्लाईओवर के ऊपर से, नहीं तो मेरी कमर में दिक्कत बनी थी सब थोड़ी, तो उसके बाद फिर यहाँ पे एडमिट करा दिया रात में ला के ना। तो अभी डॉक्टरों ने एक्सरे करे थे मेरे। एक्सरे में उन्होंने बताया कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में या तो बाल है या फिर टूटी हुई है। तो इसमें अभी वो MRI करने के लिए बोल रहे थे। तो मैंने उनको ये बोला था, सर मैं चल फिर के देखता हूँ एक बार, अगर हड्डी टूट रही होगी तो चलने फिरने का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, फिर हाथ पैर ही नहीं लेंगे। तो फिर मैंने देखा भी चल के 2 बार मैं बाहर आ चुका, तो मेरी हड्डी तो टूट नहीं रही। मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे अच्छे से अच्छी दवाई दे दी जाए बस। कैंसिल करवा के लेगा, वहाँ से आए तो वो जगह 25 नंबर में जाओ। 25 नंबर में गए तो अब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से लिखवा के लाओ, उनसे पूछो इसे कैंसिल करना है क्या करना है। बिल गलत कट गया, मरीज को ये नहीं करना चाहिए। ये खून की जांच का बिल है और हमें करानी है MRI। नहीं वो कर तो रहे हैं, मगर हमें इतनी जानकारी नहीं है कौन से साहब किधर बैठे हैं। 25 नंबर ऑर्डर करते हैं, हम चले जाओ, पता नहीं चल पाता कौन से साहब हैं, कौन से इस काम को करेंगे। उत्तराखंड की विधानसभा से बर्खास्त किए गए 228 कर्मचारियों के फैसले की पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगे। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पूर्व कानून मंत्री को बधाई दी है। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि उन्होंने सही निर्णय लिया है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले को चुनौती देंगे। आप शुभकामनाएं हैं, आप जरूर जाइए। सब जुडिस मामला है, इसलिए मुझे उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और अगर बहुत वरिष्ठ वकील हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें जाना है तो मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ। मैं जो आपके सामने बोल रही हूँ, मैंने वो यही बात वहाँ भी कही है
कि हमें इसको देखना होगा। वो कह रहे थे कि हमें इन्हें वापस लेना चाहिए। मैंने इस बात को कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरा कोई 228 के साथ कोई झगड़ा नहीं है, ये एक नियम और कानून के तहत ये कार्य हुआ है। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन हमें अगर सोचना है तो 228 के अलावा इसमें 8 लाख से ऊपर युवा उत्तराखंड में है। क्या हमने नियम कानून फॉलो किए या नहीं किए, इन चीजों को देखते हुए ये निर्णय। हरिद्वार विधायक मदन कौशिक के नेतृत्व में ऋषिकुल मैदान में भव्य होली मिलन और फाग उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सभी शहर वासियों को आमंत्रित किया गया। बुजुर्ग, युवा, बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। इस अवसर पर विधायक मदन कौशिक ने होली की बधाई दी। वहीं मंगला माता ने कहा कि होली हमें भाईचारा और प्रेम का संदेश देता है। हम लोग संदेश हमेशा देते आए हैं कि होली एक ऐसा महापर्व है जो हमें हर चीज़ से ऊपर उठा देता है। सब रंगों में जब हम मिलाते हैं तो एक ही रंग बन जाता है। तो मैं अपने प्रदेशवासी ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने को एक भारतवासी समझें, अपने को उस देवभूमि जो हमारी युगों युगों की एक देवभूमि है, उन संस्कारों से अपने आप के जीवन को जिए और हमेशा में एकता का व्यवहार, प्रेम का व्यवहार, एक दूसरे को दुख दर्द समझेंगे। जाति पाति से ऊपर उठ कर के हमें अपने देश की मानवता, अपने देश की जो है एकता और अपने देश की आगे उन्नति के लिए काम करना। होली की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, शहरवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। होली का ये पर्व, रंगों का ये पर्व जो सामाजिक समरसता का पर्व है, आज यहाँ हम लोग हर साल पर्व को मनाते हैं। आज हमने पुणे यहाँ सभी शहरवासियों को आमंत्रित किया है और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे कार्यक्रम में यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसमें हिंदू भी हैं तो मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम महिलाएं भी हैं और मुस्लिम महिलाओं ने खुद होली का तिलक लगवा कर और इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए अपने आप को कहा कि हम भी सेलिब्रेट करेंगे। तो एक बड़े भव्य स्तर पर ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और हमारा अच्छा सौभाग्य है। परम पूज्य मंगला माता जी को जब हमने कहा कि आप हमें समय दे दीजिए, आप आइए, उन्होंने कहा मैं आपके कार्यक्रम में आऊँगी और उनका आशीर्वाद भी आज हमें मिले। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून अध्यादेश पास करने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का जगह जगह जोरदार स्वागत हो रहा है। विशेषकर युवाओं में सीएम के इस निर्णय से खासा उत्साह है। यही कारण है कि सीएम धामी के समर्थन में आभार रैली निकाली जा रही है। हल्द्वानी में भी युवाओं ने उनके समर्थन में विशाल रैली निकाली। इस रैली में हजारों की संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजयुमों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत की। नकल विरोधी कानून होने पर हजारों की तादाद में युवाओं ने पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने ऐसा सख्त कानून बनाया है जिससे नकल और पेपर लीक करने वालों में डर और भय रहेगा। जिसके प्रकार से युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसके लिए नकल विरोधी कानून को बनाया गया है। नकल विरोधी कानून को सख्ती से पालन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सरकार 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुट गई है। वहीं अब 108 से भी नई तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी अनिल शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर हर बार की तरह इस बार भी 108 की अधिक एम्बुलेंसों को यात्रा रूटों पर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ 108 वाहनों की फिटनेस चल रही है। जिन गाड़ियों में कुछ तकनीकी खराबी है उनकी मरम्मत की जा रही है। 4 धाम में जाम से कैसे बचा जा सकता है, उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि रिलोकेशन, कि यहाँ पे क्राउड ज्यादा रहता है तो उसकी लोकेशन हम चेंज कर लेते हैं, जिससे कि समय पे जरूरतमंद को एम्बुलेंस मिले। कोई पार्ट्स की यदि कमी हो तो उसके लिए हम उन्हीं डिस्ट्रिक्टों में अपना स्टोर बना लेते हैं 4 धाम यात्रा के दौरान।
चाहे वो टायर की व्यवस्था हो, चाहे एक्स्ट्रा दवाई रखना हो, ऑक्सीजन की आपूर्ति, क्योंकि आने जाने में दिक्कत होती है उस टाइम जाम के कारण, हम पहले से ही स्टॉक बना लेते। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ विधायक आदेश चौहान भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से चर्चा में बताया कि अस्पताल को विकसित किया जा रहा है। अस्पताल की ओपीडी भी ज्यादा है, जहां पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश को 350 डॉक्टर्स इसी महीने मिलने जा रहे हैं। अस्पताल में 265 जांचें फ्री की जाएगी। वहीं संस्थागत प्रसव भी 100% करना है। अचानक हॉस्पिटल इसलिए आया कि मुझे लगा कि भाई हॉस्पिटल में सरकार के द्वारा जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हो वो जो है धरातल पे हो रही कि नहीं हो रही। और हमारे जसपुर के माननीय विधायक जी भी मेरे साथ में, हमारे सीएमओ भी हमारे साथ में। जसपुर के लिए एक तो सरकार डॉक्टरों के लिए आवास दी है, जितने भी आवास है यहाँ। एक यहाँ पे जो कि लगभग 450 मरीज पर डे आते हैं, तो मरीजों के लिए अच्छी सी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे की। तीसरा, यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जो भी कमी है, एनेस्थीसिया से लेके और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की, वो भी हम इसी साल में उस कमी को पूरा करने जा रहे हैं। इस बार हमने ये भी किया है कि 265 जांचें फ्री में हो रही है। साथ में ये भी हमने किया है कि संस्थागत डिलीवरी 100% करनी है। शिशु मृत्यु दर को हमने 1 डिजिट पे लाने। अभी हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर 24 है, जो कि भारत सरकार से काफ़ी नीचे अब हम आ गए हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार काफ़ी काम कर रही है। बाकी विधायक जी अगर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जसपुर दौरे पर रहे। धन सिंह रावत जीजीआईसी स्कूल पहुंचे और सहकारिता विभाग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना। धन सिंह रावत ने बताया कि धामी सरकार उत्तराखंड में पहली बार पैक्स कंप्यूटराइजेशन का कार्य कर रही है। बहुत ही जल्द देश के सहकारिता मंत्री इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। सहकारिता विभाग उत्तराखंड में पहली बार पैक्स कंप्यूटराइजेशन उत्तराखंड सरकार ने किए हैं और बहुत जल्दी हमारे देश के सहकारिता मंत्री जी। चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव है। महिला दिवस के इस सप्ताह के अवसर पर इस कार्यक्रम में अभी आपने जिनको सुना, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनेकों कार्य जिन्होंने किए हैं और आगे बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। अभी उन्होंने बहुत विस्तार से उसके बारे में बताया। हमारी बाल विकास और महिला सशक्तिकरण विभाग की मंत्री के नाते आदरणीय रेखा आर्य जी, मंचासीन हमारे पुरोला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, अपर मुख्य सचिव और महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा दोनों के लिए ही लगातार प्रयास करने वाली, हमेशा मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व भी उनके द्वारा होता रहा है, अपर मुख्य सचिव। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।